नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों वैल्यूडेशन में आज हायर पेंशन से रिलेटेड एक सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो ईपीएफओ के सेंट्रल ऑफिस ने अपने रीजनल ऑफिसेस को इशू किया। और दोस्तों इस सर्कुलर में कुछ क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि हायर पेंशन के एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट रीजनल ऑफिसेस में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शहरों के ऑफिसेस में जा रहे हैं और हर जगह अलग अलग रूल्स लगाकर किसी फॉर्म को एक्सेप्ट किया जा रहा है, किसी फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअली किन क्राइटेरियाज पर फॉर्म को एक्सेप्ट करना है और किन क्राइटेरियाज पर फॉर्म को रिजेक्ट करना है, इसके लिए स्पष्टीकरण देते हुए ईपीएफओ ने एक सर्कुलर लॉन्च किया। छोटा सा सर्कुलर है, 10 मिनट में कवर करेंगे और इससे आपको बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई किस बेसिस पे एप्लीकेशन पास होने वाले हैं या किस बेसिस पर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सर्कुलर। तो दोस्तों जैसे कि आप ये सर्कुलर देख रहे हैं, ये ईपीएफओ हेड ऑफिस ने 18 जनवरी 2025 को रिलीज किया था और इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन ऑन हायर वेजेस। अब यहां पर लिखा गया है, Madam sir, certain policy issues were raised by the field offices related to processing of pension on higher wages. These issues were subsequently taken up with the Ministry of Labour and Employment for consideration and approval. तो दोस्तों ये जो भी इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले हैं उसकी खासियत ये है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने रेक्टिफाई किया हुआ है। उनकी सहमति के साथ दोस्तों ये फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है। मतलब कि जो करंट सरकार है उनकी इस क्लैरिफिकेशन को पूरी तरह से सहमति है। जो दूसरा पॉइंट लिखा गया है, द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस आर इशूड दैट हैव द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों जनरली अभी तक ईपीएफओ ने जो भी क्लैरिफिकेशंस दिए हैं इसमें कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है। ये पहला सर्कुलर है जहां पर मिनिस्ट्री के ऊपर ईपीएफओ इस बात को पक्के से थोप रहा है कि भाई ये जो भी क्लैरिफिकेशन है हमारे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के है और इसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों जो पहला इश्यू यहां पर डिस्कस किया है वो है पेंशन कंप्यूटेशन ऑन प्रो राटा बेसिस। अब दोस्तों आप सबको पता होगा ईपीएफओ ने एक सर्कुलर निकालकर बताया था कि हायर पेंशन के ऊपर प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला लगेगा। मतलब कि 1 सितंबर 2014 के पहले का कैलकुलेशन अलग किया जाएगा और 1 सितंबर 2014 के बाद का कैलकुलेशन अलग किया जाएगा। और दोस्तों जनरली लोगों में एक ये डिससैटिस्फैक्शन था कि भाई जब आप प्रो राटा फॉर्मूला लगाओगे तो पेंशन बहुत हद तक कम हो रही है। मतलब कि किसी की अगर पहले के अंदाजे से 60,000 रुपए की पेंशन बनने वाली थी तो प्रो राटा लगाते बराबर दोस्तों उसकी पेंशन 51,000 से 50,000 के ऊपर आ गई है। और ये जो नुकसान लोगों का हो रहा है इससे लोग बहुत दुखी थे और बहुत सारे लोग इसके लिए कोर्ट में भी गए। लेकिन ईपीएफओ ने फाइनली अब इसका जस्टिफिकेशन अपने तौर से दिया हुआ है विद द कॉन्करेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कहता है द प्रो राटा कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इज प्रोवाइडेड इन पैरा 12 ऑफ द ईपीएस एंड इज इक्विटेबल ट्रीटिंग बोथ द कैटेगरीज ऑफ पेंशनर्स, दैट इज पेंशनर्स अंडर वेज सीलिंग एंड दोज विद वेजेस ऑन इक्वल फुटिंग। Further, the Honorable Supreme Court had also not found the same ultra wires. Accordingly, Minister of Labour and Employment has agreed with the computation of pension on pro rata basis for the pension on higher wages cases. मतलब कि दोस्तों एक्चुअली ईपीएस का जो पैरा 12 है उसमें क्लियरली लिखा है कि जो वेज सीलिंग वाली जो पेंशन होती है उसके ऊपर प्रोराटा फॉर्मूला लगता है। और इस क्लैरिफिकेशन के साथ ईपीएफओ ने कहा है कि हायर पेंशन पे भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उस पे भी प्रोराटा बेसिस लगेगा। और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोराटा बेसिस को वेज सीलिंग के कंपैरिजन में एक्चुअली खारिज नहीं किया था और इसीलिए हायर पेंशन के लिए भी ये फॉर्मूला खारिज नहीं किया जाएगा। और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इस बात को मान लिया है और प्रोराटा बेसिस के हिसाब से ही दोस्तों पेंशन अब मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई क्या ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन वायलेट कर रहा है जब वो प्रो राटा बेसिस लगा रहा है। अब दोस्तों अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है या इसके एंड में भी है, जहां पर मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के और समझाकर बताया था कि किस तरह से प्रो राटा बेसिस के लिए जो भी ईपीएफओ ने दावे दिए थे वो किस बेसिस पे दिए थे कि भाई जब सीलिंग थी, जब मिनिमम पेंशन मिलने वाली थी और लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो मिनिमम पैसे पर लेने वाला था, जो उनके तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड आता था। सिर्फ पहले 571 रुपए आते थे और बाद में 1250 रुपए आते थे एम्प्लॉय से, इसलिए प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला लगाकर पेंशन को कम किया जाता था। लेकिन दोस्तों जैसे सीलिंग हट जाती है तो सीलिंग हटने के बाद में एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर दोस्तों यहां पर पैसा वापस करना होगा एम्प्लॉयज को, ईपीएफओ को। तो दोस्तों जब एम्प्लॉयज एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर पैसा वापस कर रहे हैं तो प्रो राटा बेसिस पर पेंशन क्यों लेंगे, यही सवाल बार बार उठ रहा है। लोग कोर्ट में गए, पता नहीं कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा। केरला हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, लेकिन
अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो वी आर बालू केस वर्सेस केरला हाई कोर्ट आप मारिए, आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अभी तक उसका जजमेंट आया नहीं है। केस ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने क्लियर किया कि भाई हम तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कॉन्करेंस के साथ में, मतलब कि सरकार की कॉन्करेंस के साथ में प्रोराटा बेसिस पर ही करेंगे। दूसरा दोस्तों इन्होंने यहाँ पर पॉइंट लिया है, exempted establishments eligibility for pension on higher wages to be based on trust rules। अब दोस्तों बहुत सारे केसेस में, जैसे कि सेल का केस है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जहां पर एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है और जिनके मल्टीपल पीएफ ट्रस्ट है, तो कुछ डिवीजन के ट्रस्ट जो है दोस्तों वो अलाउ करते हैं सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करना पीएफ, लेकिन कुछ ट्रस्ट के रूल्स सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो दोस्तों इन रूल के ऊपर क्या पोजीशन है, ये सोचकर ईपीएफओ ने बहुत सारे फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट किए और कुछ कुछ ऑफिसर्स इसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हमको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हेड ऑफिस ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया वो समझते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस केसेस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट रूल्स ऑफ द एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट इन कंसोनेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सुनील कुमार केस। Further, in case the trust rules are amended post decision dated 4/11/2022 in Sunil Kumar case, applications of members of such trust may not be considered। मतलब कि दोस्तों अगर किसी भी ट्रस्ट के रूल्स, किसी भी एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के रूल्स ये कहते हैं कि आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ सीलिंग के ऊपर कर सकते हो, आप एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर नहीं कर सकते, तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी इन द हायर पेंशन फॉर्मेट। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज हुई है, जब ईपीएफओ ने बहुत सारे एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक क्लेम उठाया कि आपको हम हायर पेंशन नहीं दे रहे क्योंकि आपके ट्रस्ट रूल अलाउ नहीं करते, तो बहुत सारे ट्रस्ट ने अपने रूल्स को अमेंड करके फेवरेबल कर दिया था एम्प्लॉयज के लिए। यहां पर ईपीएफओ कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी अमेंडमेंट 4/11/2022 के बाद हुआ, मतलब कि 4 नवंबर 2022 के बाद हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट मान्य नहीं धरा जाएगा और फिर भी आपका हायर पेंशन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ही किया जाएगा। अब दोस्तों ये कितना सही है कितना गलत है ये तो कोर्ट से बताएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तो कहा है कि भाई हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा था। अब देखते हैं कि जो केसेस हायर कोर्ट में चल रहे हैं कि उनकी सिचुएशन क्या आएगी, उनका रिजोल्यूशन क्या आएगा, वर्डिक्ट क्या आएगा, उसके बेसिस पर ही दोस्तों फाइनल फॉर्मुलेशन शायद ईपीएफओ को करना पड़े। अब दोस्तों और एक बार जो डाउट उठ रहा था, नेटिंग ऑफ पेंशन ऑफ हायर वेजेस ड्यूज अगेंस्ट पेंशन एरियस। अब दोस्तों ये बार मैंने भी मुद्दा उठाया कि एरियस जब आपको मिल रहा है और आपसे कुछ पैसा ईपीएफओ कॉर्पस फंड के नाम पर वापस ले रहा है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट क्यों नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ईपीएफओ ने उस चीज के ऊपर भी यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस इज क्रिस्टलाइज्ड ओनली व्हेन the dues with interest have been received in the pension fund and netting of these dues against the pension areas may not be appropriate। मतलब कि ईपीएफओ कह रहा है कि आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल तभी हो जाते हैं जब आप पैसा वापस कर दोगे विद इंटरेस्ट। अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर आपका एडजस्टमेंट जो करना है एरियस के साथ में वो वैसे भी सवाल नहीं उठता है। इसीलिए एरियस के साथ में एडजस्टमेंट नहीं होगा रिफंड का। आपको पहले कुछ भी करो, लोन लो, कुछ जो करना है करो, जहां से पैसा लाना है लाओ, आप पैसा लाओ, ईपीएफओ को वापस दो और उसके बाद ही ईपीएफओ आपको पेंशन देगा और उसके बाद ही दोस्तों आपका एरियस का आपको पैसा वापस दिया जाएगा। एक और मुद्दा टैक्स से रिलेटेड ईपीएफओ ने यहां पर उठाया, चलिए देखते क्या बोलता है। That apart, it will also create issues with deduction of tax at source, as the pension areas as well as a higher wage pension would attract TDS as well as tax in hands of the pensioner। अब दोस्तों यहाँ पर एरियस जब आपको मिलने वाला तो डेफिनेटली उसके ऊपर टीडीएस कटने वाला था, आपको जो पेंशन मिलने वाली उसके ऊपर टीडीएस कटने वाला था, तो वो कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ऐसा ईपीएफओ का कहना है और इसीलिए वो रिफंड अमाउंट के साथ में एरियस को एडजस्ट नहीं करने वाले। ये क्लैरिटी अब ईपीएफओ ने दे दी है। चौथा मुद्दा जो दोस्तों यहां पर उठाया गया वो है रिकनिंग वेज एरियस दैट आर पेएबल रिट्रोस्पेक्टिवली। The revision of wages with retrospective effect were not deliberate or willful default on the part of employers. Therefore, such wages should be accounted for against the respective months for which the arrears were meant. In such case, it would not be appropriate to recover damages under Section 14B. However, the interest on such dues either from EPF contribution or through demand letters may be recovered up to the date of retirement cessation of membership of EPS 95, whichever is earlier. It may be reiterated that no damages may be imposed in such cases। अब दोस्तों जब ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर से वेज डिटेल्स मांगे थे तो ऐसा कई बार देखा गया है कि वेज डिटेल्स को बाद में अमेंड कर दिया गया, बाद में ज्यादा दिखाया गया। अब दोस्तों ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकते हैं, कभी कुछ पे रिवीजन हो गए होंगे तब हो सकता है, या
क्योंकि वेज डिटेल्स जो पहले ईपीएफओ को सबमिट किए गए थे वो सिर्फ सीलिंग तक ही सबमिट किए गए थे, क्योंकि ईपीएफओ खुद भी पहले यहाँ पर अलाउ नहीं करता था एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर पैसा देने के लिए। लेकिन उनको जो पीएफ मिल रहा था, जो एम्प्लॉयज थे और जो एम्प्लॉयर्स थे वो जो पीएफ का ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर कर रहे थे। तो ईपीएफओ के पास पहले जो डेटा था वो शायद सीलिंग बेस पे था और बाद में फिर वेजेस को रिवाइज किया गया। ऐसा ईपीएफओ के बहुत सारे ऑफिस ने क्वेश्चन उठाया। तो क्या ये सही होगा एम्प्लॉयर के इस पे, क्या ये फ्रॉड किया गया है, क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो यहां पर कहा है कि अगर रिवीजन ऑफ वेजेस हुए हैं और अगर एम्प्लॉय की सैलरी का जो पीएफ है वो उस पे कटा हुआ है तो भाई ऐसे अगर अमेंडमेंट बाद में दिखाए भी जाते हैं तो इसको मान्य धरा जाएगा, इसको अमान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आपका रिफंड कैलकुलेशन होगा विद इंटरेस्ट वो अब इन वेजेस पे होगा जो अमेंड करके दिखाए गए हैं। तो दोस्तों बेसिकली ईपीएफओ को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है इस केस में, क्योंकि अगर वेजेस बढ़ाकर भी दिखाए गए तो उसी हिसाब से पैसा आदमी को वापस भी भरना होगा, फ्री में नहीं देने वाली ईपीएफओ। तो जब पैसा आप वापस भरोगे तो उसके हिसाब से आपको हायर पेंशन मिलेगी। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे कैलकुलेशंस में कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 67-68 ईयर्स तक जिंदा रह जाता है और हायर पेंशन लेते रहता है तो वैसे भी नेट प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ईपीएफओ के पास 58 से 67 मतलब 9 से 10 साल का पीरियड होता है। इस केस में अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ईपीएफओ नेट फायदे में रहता है, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो ईपीएफओ को शायद लॉस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये जो वेज डिटेल्स को मानना था कि जो अमेंडमेंट हुआ था बाद में या जो वेज डिटेल्स बढ़ाकर बताया गया तो इसको ईपीएफओ को मानने के लिए वैसे भी कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ईपीएफओ इस बात को मानता है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने या किसी एम्प्लॉय ने अगर अपना वेज डिटेल बढ़ाकर दिखाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे पैसा पूरा रिकवर करो उस नए वेज डिटेल के हिसाब से। और ईपीएफओ रीइटरेट करता है कि कोई भी डैमेजेस ऐसे नहीं लिए जाएंगे जो भी उसके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। अकॉर्डिंगली ऑल द रेफरेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिसर्स रिलेटेड टू द अबव इशू स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। The officers in charge of the regional offices shall take appropriate action within the ambit of the above without escalating the matter to zonal office। ईपीएफओ दोस्तों अब यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि भाई अब इसके बाद फिर से इन सवालों के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना, ये आपको गाइडलाइंस दे दी है, इसके हिसाब से दोस्तों आप पेंशन दे दो। अब दोस्तों क्या प्रोराटा बेसिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या एरियर्स को एडजस्ट करना है कि नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालों को अब उठाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ईपीएफओ ने बोल दिया कि अब वो इन सवालों के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ भी अगर एक्शन लेना होगा तो शायद कोर्ट का जजमेंट आएगा कोई, तभी दोस्तों एक्शन लिया जा सकता है, वरना नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों ये 4 क्लैरिफिकेशंस आए थे जो बहुत दिन से मार्केट में चल रही थी कि भाई इसके ऊपर अभी भी सवाल उठ रहे थे या जिसके ऊपर अभी भी कुछ डाउट थे, अब ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया। और मजे की बात यह है कि इसको मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने सही माना है और मिनिस्ट्री के हिसाब से यही गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको क्लैरिटी आई होगी। उम्मीद करता हूं कुछ पॉइंट से अभी भी आप थोड़े दुखी होंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अगर हम हमारे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखते हैं तो हमको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हम सबके लिए हायर पेंशन का ऑप्शन खोला था, न्याय व्यवस्था ने हमारे लिए ऑप्शन खोला था। तो हमको उसको ट्रस्ट करते रहना चाहिए कि वो हमारे फेवर में कोई ना कोई जजमेंट तो आगे देगा। बहुत सारे लोग कोर्ट में गए, तो दोस्तों दुआ कीजिए कि वो लोग कोर्ट में केस जीते और एम्प्लॉयज के फेवर में कुछ जजमेंट आए, ताकि जो भी नुकसान यहाँ पर हायर पेंशन में हो रहा है एम्प्लॉयज को वो ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर पेंशन का फायदा मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इन सारे पॉइंट्स की जानकारी आपके दोस्तों को या आपके परिवारजनों को भी होनी चाहिए ताकि उनको भी हायर पेंशन लेने में सुविधा हो, उनको भी क्लैरिटी हो, तो आपको ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।